हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 28वां दिन है, यानी अब तक के टोटल 27 क्वेश्चन हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम एक वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार लिखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं कि आपने अगर सब्सक्राइब बटन अब तक क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यूपीएससी 2019 के इंटरव्यू में अपीयर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल जो अपना 27वां लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट लिखेंगे अब मैं उनका डिस्कशन करूँगा रेगुलर। तो कई बार देखिए कमेंट सेक्शन में कई डाउट्स आ रहे हैं कि सर कुछ टेस्ट सीरीज़ का बता दीजिए और कहाँ कहाँ से प्रीलिम्स के मटेरियल्स हैं कुछ वो बता दीजिए और किस प्रकार से तैयारी करनी है। कई लोगों ने पूछा कि सर एथिक्स पेपर की तैयारी कैसे करें, एथिक्स में आप क्या बुक्स पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे जो जरूरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जब डाउट पूछें तो पहले एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लें। जनरली हम इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी समय से चला रहे हैं और जनरली मैंने अधिकांशतः चीज़ें इस पर डिस्कशन कर ली हैं। प्लेटफॉर्म में ये भी बताया गया है कि मार्केट में अभी कौन सी फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ये बताया गया प्रीलिम्स के नज़रिए से। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है ये भी चर्चा की जा चुकी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये भी चर्चा की जा चुकी है। मेंस में अगर हम देखें, मेंस की बात करें तो मेंस में एथिक्स यानी जो नीति शास्त्र है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कला एवं संस्कृति किस प्रकार पढ़ना है, क्या सोर्सेस को फॉलो करना है, मैं उसकी भी चर्चा कर चुका हूँ। तो आपको ये बात ध्यान रखें, जब आप डाउट पूछें तो उससे पहले एक बार आप जो प्लेलिस्ट है, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने वीडियोस हैं एक बार कम से कम उसको एक बार अवश्य स्क्रॉल कर लें। उसके बाद ये जो आज का हमारा प्रश्न होगा ये वर्ड हिस्ट्री का प्रश्न है और वर्ड हिस्ट्री का जो प्रश्न है इसको आपको जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको जीएस 1 के कीवर्ड को यूज करना है। अभी हम देखेंगे किस तरह से। और जो तीसरी बात मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि विश्व इतिहास का क्या करें। ठीक है, विश्व इतिहास का क्या करें, ये एक प्रश्न उठता है। हालांकि जब मैं जीएस पेपर 1 के सिलेबस और कौन सी किताबें पढ़नी है, जब वो सारी चीज़ें डिस्कशन करूंगा तो मैं एक बार फिर से डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी मैं एक शॉर्टकट में चीज़ें बता दूं कि आप देखेंगे पिछले 2 सालों में यूपीएससी ने एक भी प्रश्न वर्ड हिस्ट्री से नहीं पूछा है। और आप यूपीपीसीएस का भी अगर पेपर उठाएंगे तो 2018 में पहली बार मेंस हुआ है और अभी तक यूपीपीसीएस ने भी एक भी प्रश्न वर्ड हिस्ट्री से नहीं पूछा है। तो अगर आप मेंस के नज़रिए से देखें तो बहुत ही कम इसका मतलब उपयोग है, बहुत ही प्रश्न कम आते हैं। अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस कभी प्रश्न देगी भी तो जनरली एक ही प्रश्न वर्ड हिस्ट्री से देती है। तो मेरी खुद की स्ट्रेटजी ये थी कि 2018 में मैंने वर्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उस वर्ष भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2019 में मैंने वर्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी और उस वर्ष भी क्वेश्चन नहीं आया। बस मैंने क्या किया था, क्या चीजें पढ़ी थी, जो टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आते थे वर्ड हिस्ट्री के, केवल वही जो रूसी क्रांति से संबंधित हो या जो भी, आज मैं महाद्वीपीय व्यवस्था को डिस्कशन कर रहा हूं, ये भी जो टेस्ट सीरीज में आए हुए थे प्रश्न, मुझे उन्हीं चीजों से जो नॉलेज थी वर्ड हिस्ट्री की केवल वही मैंने पढ़ा है। इसके अलावा वर्ड हिस्ट्री की मैंने कोई चीजें को नहीं पढ़ा है। अब हम देखते हैं प्रश्न को, पढ़ते हैं। प्रश्न है, नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकेबंदी की नीति की अंतर्निहित कमियां अंततः इसकी विफलता का कारण बनी, विश्लेषण कीजिए। यानी महाद्वीपीय नाकेबंदी क्या है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। एक बार इंग्लिश में प्रश्न पढ़ देता हूं। द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ नेपोलियंस पॉलिसी ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन इट्स फेलियर, एनालाइज। देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जनरली ये जो महाद्वीपीय नाकेबंदी है जिसको कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड बोला जाता है, इसको कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी बोला जाता है। यानी आप कई बार प्रश्न में अगर पढ़ें कि नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम या फिर हिंदी में लिखा हो महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है, तो आपको महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय एक होता है, आप जीएस पेपर 1 में अगर देखें, पेपर 1 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो कि भूगोल का सिद्धांत है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, और यहीं पर ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम थ्योरी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों चीजों में, क्योंकि दोनों ही जीएस पेपर 1 के पार्ट हैं, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को अवश्य दिमाग में बनाए रखना है। अब मैं प्रश्न डिस्कस करता हूं। तो देखिए, दृष्टिकोण हमारा क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको यही बता देना चाहिए कि महाद्वीपीय नाकेबंदी क्या है, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मुख्य भाग में सीधा सीधा जो पार्ट ही पूछा है
कि इस नीति की जो अंतर्निहित कमियां थी इसकी विफलता का कारण बनी। तो इसी को मैंने लिंक करके लिख दिया कि इसकी कमियों एवं विफलताओं को लिंक करना है। फिर निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष बताना है कि किस प्रकार ये जो कमी हुई थी उसके पश्चात क्या हुआ था, यानी महाद्वीपीय व्यवस्था के पश्चात जो इसकी विफलता हो गई थी। तो दो केस हो सकता है, या तो नेपोलियन बिल्कुल तरीके से नेपोलियन का पतन हो गया हो, यह हो सकता है, या नेपोलियन ने इस व्यवस्था के सुधार के लिए कुछ कदम उठाए होंगे। दो काम हो सकता है, उन्हीं दोनों में जो वाकई में हुआ होगा आपको वही चर्चा करनी है। अब हम देखते हैं इसका आंसर, सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए आंसर मैंने क्या लिखा, महाद्वीपीय व्यवस्था से तात्पर्य, सीधे ये लिख दिया, नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन द्वीप के चारों ओर नौसैनिक घेराबंदी से था, जिससे ब्रिटेन का व्यापार एवं वाणिज्य चौपट हो जाए एवं फ्रांस यूरोप की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो। ठीक है, मैं स्टेटमेंट पढ़ के अभी आपको समझाता हूं। देखिए बेसिकली आपको करना क्या है, आप पहले जब ये क्वेश्चन पढ़ें तो आपको अगर महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में नहीं पता है तो एक बार गूगल पे सर्च मारें कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड और उसको थोड़ा सा पढ़ें। हालांकि मैं चीज़ों को बता देता हूं, आप देखेंगे जनरली ये जो यूरोप है, ये ऐसा कुछ यूरोप का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पर फ्रांस है। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस इंग्लिश चैनल्स के माध्यम से ऐसे अलग हैं, जो भी हो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बस इतना जान लीजिए ब्रिटेन और फ्रांस एक महासागर के क्षेत्र से अलग है। अब ब्रिटेन आप देखेंगे 1810 के आसपास ब्रिटेन वैश्विक एक शक्ति के रूप में उभर चुका था। चाहे भारत में देखें चाहे पूरी दुनिया में देखें, ब्रिटेन एक छत्र राज के चला रहा था। तो यूरोप में भी ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति था और उस शक्ति की प्रतिद्वंदता फ्रांस के साथ थी। यानी जो नेपोलियन था, वो नेपोलियन जो सम्राट नेपोलियन थे, वो क्या करना चाहते थे, वो अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में फ्रांस को स्थापित करना चाहते थे। तो सीधी बात है, दो शक्तियों के बीच में टकराव हो रहा होगा। अब दो शक्तियों के बीच में टकराव था तो नेपोलियन जो नीति बनाता है कि ब्रिटेन को किस तरह से हराना है, उसी नीति का नाम थी क्या था, महाद्वीपीय ब्लॉकेड। तो आप इस बात को समझिए कि बेसिकली क्या था ये। अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन कुछ ऐसा है, बगल में पूरा चारों तरफ से समुद्र है। तो नेपोलियन ने ये सोचा, ऐसा है क्या करते हैं, ब्रिटेन को चारों तरफ से नौसेना से घेर देते हैं, जिससे इनका कोई भी वाणिज्यिक जहाज बाहर नहीं जा पाए। और जब कोई वाणिज्यिक जहाज बाहर नहीं जा पाएगा तो इनके ट्रेड में गिरावट होगी, और जब ट्रेड में गिरावट होगी तो आर्थिक रूप से क्षति के कारण ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रह पाएगा। इस वजह से क्या होगा, फ्रांस एक शक्ति के रूप में बन जाएगा। तो इसी के लिए नेपोलियन ने ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम थ्योरी अपनाई। अब इस सिस्टम में उसने क्या किया, इसमें उसने किया कि भाई ये जो यूरोप है, अब मान लीजिए ब्रिटेन तो कई लोगों से सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, केवल फ्रांस से तो बेच खरीद रहा नहीं है कि आप रोक लगा देंगे। ब्रिटेन रूस से भी व्यापार कर रहा है, ब्रिटेन पुर्तगाल से भी व्यापार कर रहा है, ब्रिटेन स्पेन से भी व्यापार कर रहा है। अब आप इनके व्यापार पे रोक लगाएंगे तो ये जो कंट्री है ये भी आपका विरोध करेंगी। यानी फ्रांस अगर ब्रिटेन के व्यापार पे रोक लगाएगा तो जिससे जिससे ब्रिटेन का व्यापार बाधित हो रहा है तो वो भी सामने से चैलेंज करेंगी। तो यही सब कुछ कमियां थी जिसको अभी हम आंसर में देखेंगे, जिससे जो उसकी कॉन्टिनेंटल सिस्टम की थ्योरी थी वो फेल हो गई। तो अब हम देखते हैं। तो मैंने देखिए इंट्रोडक्शन में केवल बता दिया कि ब्रिटेन द्वीप के चारों ओर नौसैनिक घेराबंदी से है, मतलब महाद्वीपीय जो नाकेबंदी है, जिससे ब्रिटेन का व्यापार एवं वाणिज्य चौपट हो जाए एवं फ्रांस यूरोप की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाए। तो मैंने उद्देश्य भी नेपोलियन के बता दिए कि ये जो उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम थ्योरी अपनाई है वो क्या है। और मैंने क्या किया, एक मैप से बना दिया कि देखिए ब्रिटेन, फ्रांसीसी नौसेना और महाद्वीपीय नाकेबंदी। तो ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। और इतिहास के प्रश्नों में अगर आप मैप का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1857 की क्रांति संबंधी प्रश्न आता है और आप एक इंडिया का मैप बना के ये बता देते हैं कि 1857 की क्रांति में ये प्रमुख कोर एरिया थे, जबकि यहाँ पे क्रांति का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। ठीक है, और आप ये बता दें कि यहाँ पे तो कुछ एरिया को ये दिखा दें कि यहाँ पे तो ब्रिटेन को समर्थन मिला था। ठीक है, जो राजा थे या फिर जो जमींदार थे उन्होंने ब्रिटेन का समर्थन किया था। तो आप अगर इस तरह से मैप के माध्यम से अगर चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इतिहास के प्रश्नों में ये आपको एक तरह समझ लीजिए एज गेनर हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा मार्क प्रोवाइडर ये हो जाएगा। और जनरली मैं, आप देखेंगे मेरे पेपर्स को, मैं इतिहास के प्रश्नों में जनरली मैप का प्रयोग बहुत करता हूँ। हालांकि ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इतिहास मुझे आती नहीं है। अब हम देखते हैं मैंने क्या बताया। अब सीधे प्रश्न के मुख्य भाग पे। हालांकि प्रारंभ में ब्रिटेन को समस्याओं के बावजूद अंततः इसकी कमियों ने नेपोलियन को विफल कर दिया। तो जो मुख्य भाग पूछा था मैंने उसी को लिंकेज कर दिया केवल, कि हालांकि शुरू में ब्रिटेन को वाकई में प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो महाद्वीपीय व्यवस्था में कमियां थी उसकी वजह से महाद्वीपीय व्यवस्था
फेल हो गई। अच्छा, मैं बार बार महाद्वीपीय व्यवस्था बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि महाद्वीपीय नाकेबंदी गलत है। जनरली मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी, उसमें इसका नाम महाद्वीपीय व्यवस्था दिया हुआ था, तो मेरे दिमाग में बार बार वही है। ठीक है, तो अब हम सीधे देखते हैं आगे। पहला पॉइंट क्या है? नाकेबंदी के प्रतिरोध में ब्रिटेन की शक्तिशाली नौसेना से मुकाबले की अक्षमता। अच्छा, ये सोच तो लिए कि हम इसको घेराबंदी करेंगे, अपनी नौसेना लगाएंगे, लेकिन ब्रिटेन ने कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली थी। ब्रिटेन के पास भी उस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। तो फ्रांस उसके सामने एक तरह से, एक तो सीधी विफलता ये थी कि सीधे टकराव की स्थिति में फ्रांसीसी नौसेना ब्रिटेन के सामने आप कह सकते हैं कमतर थी। दूसरी पॉइंट, यूरोप के बाजारों को अंग्रेजी वस्तुओं का विकल्प न दे पाने के कारण फ्रांस के अंदर एवं बाहर से विरोध हुआ। देखिए बेसिकली हुआ क्या, शुरू में इन्होंने वाणिज्य पर रोक तो लगा दिया। अब रोक लगा दिया तो क्या होगा, मान लीजिए आप जैसे अभी इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या होता है, अभी मोदी जी ने कहा है कि वोकल को लोकल करिए, सॉरी लोकल को वोकल करिए, ऐसा मोदी जी ने बोला है। हम लोकल को वोकल कैसे करें? आप ऐसे एक बात समझिए, जस्ट मान लीजिए एप्पल का कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई हाई टेक्नोलॉजी गुड्स है, आप कहें मोबाइल है। अब हम ओप्पो का मोबाइल, मैं किसी कंपनी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक समझा रहा हूं, माइक्रोमैक्स का मोबाइल हम जनरली नहीं लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अधिक दाम में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए उस समय फ्रांस था, उसमें फ्रांस का जो आंतरिक उत्पादन था, जो आंतरिक विनिर्माण चीजें थी, जो विनिर्माण संयंत्र थे, इतने अच्छे नहीं थे कि ब्रिटेन के समान लागत पे ब्रिटेन के समान गुणवत्ता के समान पहुंचा सकें। तो ये बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस के साथ थी कि जो फ्रांसीसी लोग थे उनको खुद ही ब्रिटेन के गुड्स यानी ब्रिटेन के वस्तुओं और सेवाओं की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि जो उन पे रोक लगी। अभी हम चाइना के सारे इंपोर्ट पे रोक लगा दें तो इंडिया के अंदर से ही विरोध शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक तरह से आदत लग चुकी है। आप मार्केट में जाएंगे, कोई सामान देखेंगे, दिवाली पे फोड़ने वाले पटाखे से लेके जो विश्व योग दिवस में आप अगर योगा करते हैं, जो मैट बिछाते हैं, वहां से ले लीजिए, और आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई ईयरफोन यूज कर रहे हैं, लगभग सारी चीजें आप चाइना का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय फ्रांस के पास कि उनकी खुद की आंतरिक विनिर्माण शक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। यानी नेपोलियन ने ये जो नाकेबंदी की, इससे पहले उसने आंतरिक विनिर्माण पर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या हुआ, आंतरिक विरोध शुरू हुआ, फ्रांस के अंदर विरोध शुरू हुआ एवं बाहर भी विरोध शुरू हुआ, क्योंकि पूरा यूरोप ही कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो उत्पाद हैं उसमें काफी रम चुका था। वो काफी पसंद आते थे, काफी सस्ते थे, उच्च गुणवत्ता के थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अन्य यूरोपीय देशों के व्यापार रोकने से मित्र देशों से भी युद्ध हो गया। देखिए मैंने सीधे शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए क्या हुआ, आपको बस कॉन्सेप्ट बताते जाता हूं। जैसे मैंने वही बताया कि ये पुर्तगाल है, यहाँ पे स्पेन है, ये फ्रांस के मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस के साथ अच्छे संबंध थे इनके। लेकिन इसने क्या किया, उनको बोला, कई ढेर सारे पत्र निकाले और बोला, काफी घोषणाएं की, मुझे किसी घोषणाओं का नाम याद नहीं है, जनरली मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो काफी उसने घोषणाएं की और बोला कि देखिए जो भी ब्रिटेन से व्यापार करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। तो यार आप सीधे सीधे ऐसे धमकी दे रहे हैं। अभी मान लीजिए इंडिया कल को नेपाल से बोले कि अगर आप चीन से व्यापार करेंगे तो आप हमारे दुश्मन होंगे, तो नेपाल क्या बोलेगा, ठीक है हम चीन से व्यापार करेंगे, हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। इसी तरह का कहीं ना कहीं उस समय प्रावधान हुआ कि पुर्तगाल और स्पेन ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, और पुर्तगाल और स्पेन से नेपोलियन का युद्ध हो गया। चौथा, नाकेबंदी लागू करने के लिए रूस के विरुद्ध युद्ध विनाशकारी सिद्ध हुआ। जो चौथा पॉइंट मैंने बताया, एक तो पुर्तगाल स्पेन मित्र राष्ट्रों को आप खटाई में डाल दिए। यहां पे एक तरह समझिए फ्रांस है, यहां पर है स्पेन और पुर्तगाल, यहां पर है ब्रिटेन, यहां पर है रूस। नेपोलियन ने क्या किया, मूर्खता दिखाते हुए, जो बहुत बड़ी मूर्खता थी, रूस के साथ, इनके साथ और इनके साथ, तीनों के साथ एक साथ युद्ध में उलझ गया। अब देखिए ब्रिटेन की नौसेना खुद में ही बहुत शक्तिशाली, आप एक साथ रूस और पुर्तगाल स्पेन सबसे उलझ जा रहे हो। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से नेपोलियन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो गया। और मैंने चौथा पॉइंट में ये चीज बता दी। ठीक है, तो क्योंकि 150 शब्दों में लिखना था, तो जितनी चीजें आपको पता होती हैं तो आप हर चीज को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने जो विनिर्माण संयंत्रों की बात की, अगर ये 250 शब्दों में पूछा रहता तो आप लिखते कहीं ना कहीं कि आंतरिक विनिर्माण पर जोर नहीं देने के कारण और विदेशी वस्तुओं की लत के कारण फ्रांसीसी नागरिक स्वयं इस व्यवस्था के विरोध में उतर गए। आप इन चीजों को उस समय बताते, लेकिन क्योंकि हमारे पास 150 शब्द लिमिटेड हैं तो मैं सीधे निष्कर्ष पे आऊंगा। क्या लिखूंगा, वस्तुतः वास्तविकता के गलत आकलन एवं क्रमिक युद्धों के कारण अंततः कमजोर होते हुए वाटरलू के युद्ध में उसका पतन हो गया। तो मैंने सीधे बताया, मैंने वही कहा कि देखिए दो चीज हो सकती है, हो सकता है कि इस व्यवस्था के बाद जब नेपोलियन
या तो महाद्वीपीय व्यवस्था में जब कमी होकर विफल हो जाएगा, हो सकता है कि इसका सुधार करेगा, और दूसरा हो सकता है कि नेपोलियन का पतन हो जाए। तो यहां पर क्या हुआ, नेपोलियन का पतन हो गया। और वाटरलू, उसके पहले लिपजिग का युद्ध, आपने ऐसा पढ़ रखा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो वही बात है। वस्तुतः वास्तविकता के गलत आकलन, उसने इन चीजों को पहचाना नहीं, उसने देखा नहीं कि पुर्तगाल और रूस क्या हमारे आंतरिक संयंत्रों के माध्यम से इन तक हम सारी वस्तुएं पहुंचा पाएंगे। क्रमिक युद्धों के कारण खूब सारे युद्ध लड़े, आप देखेंगे पुर्तगाल, स्पेन, रूस, ब्रिटेन सबके साथ युद्ध लड़े और कमजोर होता गया। और अंततः वाटरलू के युद्ध में आपने देखा होगा कि नेपोलियन पूरी तरह से पराजित होकर और उसको कैद कर लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बात अब तक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। और अंत में मैं ये बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, कृपया एक बार प्लेलिस्ट को अवश्य खोल के देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट में लगभग हमने सारी चीजें डिस्कशन की हुई हैं। और आगे भी जैसे आज, कल, 1-2 दिन, 4 दिन में जो यूपीपीसीएस मेंस के सॉल्यूशन है, आप कह सकते हैं जो यूपीएससी के जो बुक लिस्ट हैं, जो मेंस में काम आने वाले हैं, वो चीजें मैं क्रमशः डिस्कशन करता जाऊंगा, प्लेलिस्ट में लगाता जाऊंगा, आप उनको देखते रहें और इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।